तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। जैसा हमने देखा था कि हमारा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है या 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी है हमारा, वो थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आज हम थर्मल इंजीनियरिंग पोर्शन हमारे सिलेबस का स्टार्ट करेंगे और उसका पहला टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम थर्मोडायनामिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हम सब जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स है क्या बेसिकली? इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, या फिर इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इन मोशन। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इट मीन्स दैट अगर एक सिस्टम से या एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में किसी भी तरीके का एनर्जी इंटरेक्शन जो होगा, वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? वो फॉल करेगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं कि एनर्जी के इन ट्रांजिट जब हम बात करते हैं, दो ही फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से दो फॉर्म्स है एनर्जी इन ट्रांजिट के? वन फॉर्म इज हीट एंड द अदर फॉर्म इज एनर्जी इन ट्रांजिट के दो फॉर्म हैं। कौन कौन से? एक फॉर्म को हम हीट बोलते हैं और दूसरे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। मतलब कोई भी दो सिस्टम्स हैं या कोई भी दो बॉडी हैं यूनिवर्स में, एक दूसरे से इंटरेक्ट अगर करेंगी तो वो किस तरीके से कर सकती हैं? या तो हीट एक बॉडी में से निकल के दूसरी बॉडी में जा सकती है, या फिर वो इंटरेक्ट कर सकते हैं वर्क के फॉर्म। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क एग्जीक्यूट करे, या दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम के ऊपर किसी तरीके का कोई वर्क परफॉर्म। यही दो तरीके हैं एनर्जी इंटरेक्शन के या फिर एनर्जी ट्रांसफर के, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक थोड़ा सा बेसिक से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक वर्ड है या एक टर्म है जो थर्मोडायनेमिक्स हम जब तक स्टडी करेंगे, या फिर जब हम हमारे के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हीट ट्रांसफर वगैरह भी स्टडी करेंगे, तो बहुत रेलेवेंट रहेगा उसको अभी से डिफाइन कर देना, क्योंकि बार बार यूज होने वाला टर्म है। वो टर्म है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पोर्शन जो अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी चीज जिसको हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिसके ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट्स को हमने स्टडी करना है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम को बाकी के यूनिवर्स से जो चीज अलग करती है उसे बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। मतलब यहाँ पर तीन वर्ड्स यूज हुए, एक सिस्टम, उसके बाद सराउंडिंग और यूनिवर्स। सिस्टम क्या हो गया? हमारा एरिया या पोर्शन अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी, जिसके ऊपर फिलहाल हमारा फोकस है। सिस्टम के आउटसाइड के यूनिवर्स को हम क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा सराउंडिंग्स। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या कंस्टिट्यूट करेंगे या क्या बनाएंगे? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर बनाएंगे हमारा यूनिवर्स। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है बेसिकली बाउंड्री। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बहुत इजी सा बनता है, वो बाउंड्री के ऊपर हमसे पूछा जा सकता है कि बाउंड्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसको हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बाउंड्री है वो या तो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है या फिर फिक्स्ड भी हो सकती है, और बाउंड्री जो है वो मूवेबल भी हो सकती है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम लोग स्टडी करते हैं हमारे पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट के अंदर, वो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एक एग्जांपल, अगर आप सभी रिकॉल कर पाए तो। यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या है हमारा? ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये फिक्स्ड है बाउंड्री, ये बाउंड्री फिक्स्ड या रिजिड है, ये बाउंड्री भी क्या है? फिक्स्ड है या फिर रिजिड है। और यहाँ पर ये जो बाउंड्री होगी हमारी, ये क्या है? पिस्टन क्या कर सकता है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी इन दो डायरेक्शंस के अंदर किसी भी तरीके का मोशन कंस्टिट्यूट कर सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरीके का एफर्ट लग रहा है या किस तरीके का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। सो एक चीज हमने डिफाइन कर दी कि सिस्टम क्या हो गया हमारा? पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग क्या करता है? वो है बाउंड्री। बाउंड्री कैसी हो सकती है? फिक्स्ड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, बाउंड्री रियल भी होगी और इमेजिनरी भी हो सकती है। उसके बाद जिक्र आता है हमारा सराउंडिंग्स का। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के इंटरेक्शन को ही हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। इन्हीं के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू आउट हमारे करिकुलम में। अब
सिस्टम्स का जिक्र आया तो सिस्टम को हम लोग बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी इज ओपन सिस्टम, सेकंड कैटेगरी इज क्लोज सिस्टम, और जो तीसरी कैटेगरी रहेगी वो रहेगी हमारी आइसोलेटेड। पहले सिस्टम कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वाया मास ट्रांसफर और वाया एनर्जी ट्रांसफर। मतलब क्या है इसका कि ये सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ मास भी एक्सचेंज कर सकता है या अमाउंट ऑफ मैटर को भी एक्सचेंज करेगा, और अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी इंटरेक्शन मतलब हीट भी एंटर कर सकती है सिस्टम के अंदर, लीव भी कर सकती है, वर्क डन भी किया जा सकता है इस सिस्टम पे, और ये सिस्टम अपने सराउंडिंग के ऊपर भी वर्क डन कर सकता है, और मास भी इसमें से बाहर अंदर आ सकता है। तो एक बहुत इजी एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने कोई वेसल लिया या फिर कोई कंटेनर लिया, इस वेसल के अंदर कोई भी लिक्विड फ्लूइड हमारा भरा हो, क्लियर? अब हमने ये इमेजिन किया है कि ये वेसल ऊपर से यानी इस साइड से ओपन है, बाकी सारी की सारी बाउंड्रीज जो क्या है इसकी वो फिक्स्ड है। अगर हम इसके नीचे कोई हीट सोर्स लगा दें या कोई भी फ्लेम या किसी भी तरीके का एक हीट सोर्स यहाँ पर लगा दिया तो क्या होगा? जो लिक्विड है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, अगर वॉल्स डायाथर्मिक है तो ये जो लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर वो क्या हो जाएगा? हीट होना शुरू। थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि इस लिक्विड के कुछ वेपर्स कहाँ जाना शुरू कर देंगे, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ सराउंडिंग्स में जाना शुरू। क्या यहाँ पर हीट इंटरेक्शन हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या यहाँ पर मास का इंटरेक्शन हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये सिस्टम कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? ये सिस्टम फॉल करेगा हमारा ओपन सिस्टम कैटेगरी में। ज्यादातर इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं जो हमारी, वो सब की सब किसके अंदर फॉल करती हैं? वो सब की सब ओपन सिस्टम की कैटेगरी के अंदर फॉल। आपके रूम में लगा हुआ फैन हो या घर पे आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो, ज्यादातर डिवाइसेस इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी, हमारी ओपन सिस्टम की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। अब ओपन सिस्टम को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जो नाम हमारा आगे आएगा जब हम फर्स्ट लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। इसे कंट्रोल वॉल्यूम भी कहा जाता है, ओपन सिस्टम। तो की क्या है ये? पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब क्योंकि यहाँ पर मास का इंटरेक्शन भी हो रहा है और एनर्जी का इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो जब हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो हम कंट्रोल वॉल्यूम का जिक्र आएगा। जब हम फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे तब यह आएगा पूरा डिटेल में। अब सेकंड सिस्टम की ओर चलते हैं हम लोग, जो है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा हमारा जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी इंटरेक्शन तो कर सकता है लेकिन किसी भी तरीके का मास इंटरेक्शन नहीं करे। सबसे कॉमन एग्जांपल जो इसका रहता है वो है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ पर इसके तीन बाउंड्रीज हैं, जो तीन साइड की जो वॉल्स हैं वो क्या है? डायाथर्मिक वॉल्स हैं। और ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है वो क्या है? एक तरीके की मूवेबल बाउंड्री है। ये रिजिड बाउंड्री हो गई और ये एक मूवेबल बाउंड्री हो गई। अगर हम इस सिस्टम को या फिर इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को किसी भी तरीके के हीट सोर्स के थ्रू कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे या फिर हीट सप्लाई करेंगे, इसके अंदर जो गैस है उसके ऊपर क्या होगा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ हीट को गेन करेंगे तो गैस क्या करेगी? वहां पर कुछ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन की वजह से या इस गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी बढ़ गई, वो बाउंड्री को, ये जो एक बाउंड्री जो मूव कर सकती है, जो पिस्टन बोलते हैं हम जिसे, पिस्टन को कहाँ की तरफ धक्का लगाएंगे या कहाँ की तरफ धकेलेंगे? वो आउटवर्ड्स या बाहर की तरफ धकेला जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा क्लोज सिस्टम। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली, एनर्जी तो सिस्टम के अंदर जा रही है लेकिन मास जो है सिस्टम का वो इनिशियल स्टेट में भी 2 किलोग्राम था और फाइनल स्टेट में भी कितना रहा? 2 किलोग्राम ही रहा। वेयरएज जो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से सीधा सीधा कितना हो गया? 3 मीटर क्यूब तक बढ़ गया। दो तरीके के सिस्टम्स हमने स्टडी कर लिए। एक कौन सा हमने डिस्कस किया अभी? एक हमने डिस्कस किया ओपन सिस्टम, और दूसरा सिस्टम हमने कौन सा डिस्कस किया? क्लोज सिस्टम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिस्टम हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम। यहीं अगर इसी केस के अंदर हम लोग क्लोज सिस्टम के केस में ही यहाँ पर ही इसको बाउंड्री को अगर हम क्या कर दें, एक फिक्स बाउंड्री बना दें,
यानी मूवेबल पिस्टन की बजाय इस साइड भी एक वॉल क्रिएट कर दें। और इन सारी की सारी वॉल्स को, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, ये वॉल्स क्या थी, डायाथर्मिक वॉल्स थी। डायाथर्मिक का मतलब क्या है? डायाथर्मिक का मतलब ये है, ये वॉल्स हीट को, हीट इंटरेक्शन को परमिट करेंगी। मतलब अगर हम हीट सोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर कोई, तो हीट इस वॉल को क्रॉस करके सिस्टम बाउंड्री के अंदर एंटर कर सकती है। दूसरे तरीके की वॉल जो हमने पढ़ी है वो कौन सी होती है? एडियाबैटिक। डायाथर्मिक और दूसरी कौन सी होती है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कौन सी वॉल होगी हमारी? जो हीट ट्रांसफर को परमिट नहीं कर। अगर हम इन सारी की सारी वॉल्स को क्या बना दें? एडियाबैटिक बना। या फिर अगर अभी ये टर्म अच्छे से समझ में नहीं आ रही है एडियाबैटिक, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये सारे इस सिस्टम के चारों तरफ हमने क्या किया, किसी तरीके का अगर हम इंसुलेशन लगा दें। क्या किया? इसको सिस्टम के चारों तरफ किसी तरीके का इंसुलेशन लगा दें। तो अगर हम इंसुलेशन भी लगा देंगे इसके चारों तरफ और इस बाउंड्री को भी अगर हम फिक्स कर देंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पर? हीट अगर मैं इसको करने की कोशिश करूंगा इंसुलेशन की वजह से, सिस्टम के अंदर हीट या फिर एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा। बाउंड्री सारी की सारी फिक्स हो गई, तो इस वजह से किसी भी तरीके का मास इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा और हीट इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा। ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये ना तो मास इंटरेक्शन करेगा सराउंडिंग के साथ, ना ही किसी तरीके का एनर्जी इंटरेक्शन एग्जीक्यूट करेगा ये अपने सराउंडिंग के साथ। तो यहाँ पर एक हम टेबल को देख लेते हैं। तीन तरीके के सिस्टम हमने स्टडी किए: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम कौन सा होगा? जो मास इंटरेक्शन भी कर सकता है और जो एनर्जी इंटरेक्शन। वेयर एज क्लोज सिस्टम कौन सा होगा? जो मास इंटरेक्शन तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन जरूर कर सकता है अपने सराउंडिंग के साथ। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होगा? जो ना तो मास इंटरेक्शन कर सकता, ना ही एनर्जी इंटरेक्शन कर। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है, कई बार पूछा भी जाता है ये, कि एक जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वो किस कैटेगरी के अंदर? थर्मल पावर प्लांट के अगर हम एलिमेंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करें, या किन किन एलिमेंट से, एक बॉयलर होता है उसके अंदर, बॉयलर के बाद क्या लगा होता है? टरबाइन लगी होगी। टरबाइन के बाद क्या है? कंडेंसर है। और कंडेंसर के बाद क्या है वहां पर? एक एलिमेंट जो रहता है वो होता है पंप, जो वापस लिक्विड को, या फिर वर्किंग फ्लूइड है हमारा जो वाटर होता है बेसिकली, वाटर को वापस बॉयलर तक लेकर जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो किस कैटेगरी के अंदर? जहां तक हम जानते हैं कि जो हमारा टरबाइन है वो एज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट थर्मल पावर प्लांट का, वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? ओपन सिस्टम है। बॉयलर की बात करें तो बॉयलर भी क्या है? एक तरीके से एक ओपन सिस्टम है। कंडेंसर की बात करें तो वो भी क्या है? एक तरीके से एक ओपन सिस्टम है। लेकिन जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स थे हमारे पास? बॉयलर, बॉयलर के साथ फिर क्या था? टरबाइन, टरबाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद तरीके का साइकिल था हमारे पास। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अपनी बाउंड्री को डिफाइन कर दूं, तो भले ही ये सारे के सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स किस कैटेगरी के अंदर फॉल करें, भले ही ये इंडिविजुअल कंपोनेंट ओपन सिस्टम की कैटेगरी के अंदर फॉल करें, लेकिन इस पूरे के पूरे सेटअप को हम किसके अंदर मानेंगे? क्लोज सिस्टम। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जब सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड है, उसको डिफाइन करने के लिए क्या जरूरी है? उसकी बाउंड्री को डिफाइन करना उतना ही ज्यादा जरूरी। जब भी हम ये क्वेश्चन देखेंगे किसी एग्जाम में, या फिर जब भी हमारे थ्रू आउट द कोर्स क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक रिपीट होगा, तो इस चीज को ध्यान देना होगा कि बाउंड्री हमने कहाँ पे डिफाइन। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करूं तो टरबाइन इटसेल्फ इज एन ओपन सिस्टम। लेकिन जब पूरे के पूरे प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा प्लांट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? वो फॉल करेगा हमारे क्लोज सिस्टम की कैटेगरी। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने पढ़ लिया सिस्टम्स के बारे में कि सिस्टम कितने तरीके के थे? तीन तरीके के: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है कि हम अलग अलग सिस्टम्स के बीच में डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश किस तरीके से करें। तो जो सिस्टम्स को मान लेते हैं हमारे पास दो सिस्टम, इस सिस्टम में, और ये भी क्या है हमारे पास? एक
सिस्टम में भी वाटर है और इसमें भी मान लिया हमने, ये सिस्टम के अंदर भी क्या रखा हुआ है, या इस कंटेनर में या वेसल में हमने क्या रखा हुआ है, इसमें भी हमने वाटर रखा। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज की या कुछ ऐसे पैरामीटर्स की जो मीजरेबल। क्लियर? इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लीजिए दो कंटेनर हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसमें भी वाटर भरा हुआ है। सिंपली देखते ही हम लोग डिफरेंस इसके बीच का बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। इसके अंदर वॉल्यूम है जो वाटर का इस कंटेनर में क्या है, ज्यादा है, और इस कंटेनर में वॉल्यूम क्या है, कम है। कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग मेजर कर सकें, सिस्टम का कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसको मेजर कर सकें और जिसके साथ हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्लियर? अब पूरे के पूरे सब्जेक्ट में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के बीच के रिलेशंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है अपने कोर्स के दौरान, बीटेक के दौरान। तो हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज के इंटर रिलेशनशिप, यही प्रॉपर्टीज हैं जो इक्वेशन फॉर्म में बार बार रिपीट होती रहेंगी थ्रू आउट द करिकुलम। प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। एक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर निर्भर करती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितना, मान लीजिए ये अगर वाटर की बात कर रहे थे, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे निर्भर करती है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, वॉल्यूम। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस कैटेगरी के अंदर क्या फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। याद रखने के लिए कैसे समझेंगे हम लोग इसे, मान लीजिए एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री। क्लियर? अब अगर मैं इसमें से कोई भी थोड़ी सी क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ एनी स्पून, अगर मैं वाटर को बाहर निकालूंगा और उसका टेम्परेचर मेजर करूंगा, तो उसका टेम्परेचर भी कितना आएगा वाटर का, 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस प्रॉपर्टी के ऊपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे कंटेनर जब पूरा भरा हुआ था, 1 मीटर क्यूब या 1 लीटर पानी था जब इसमें, तब भी टेम्परेचर कितना आ रहा था, 50 डिग्री सेल्सियस। और जब उसका वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस कर दिया एक बहुत ही छोटे से प्रोपोर्शन में या फिर पोर्शन के अंदर रिड्यूस कर दिया, तब भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रही, सेम ही रही। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज के, जो आगे के लिए हमारा यूजफुल रहे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टोटल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे जिक्र आएगा एक और प्रॉपर्टी का, एंट्रोपी। एंट्रोपी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी का हम बात करेंगे तो एंथैल्पी भी किस कैटेगरी के अंदर आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। फिर है जब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। प्रेशर क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा हमारी, वो भी हमारे किस कैटेगरी में फॉल करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। जब किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज की एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए स्टेट। जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज, भले वो एक्सटेंसिव हो भले वो इंटेंसिव, उनकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, तब सिस्टम को बोला जाता है बीइंग इन ए स्टेट। अब स्टेट के बाद एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास बेसिक्स को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कहाँ हम बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की। कैसे इक्विलिब्रियम की, थर्मोडायनेमिक। ज़्यादा डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव नेचर का होने वाला है। सब्जेक्टिव हमने एग्ज़ाम लिखना नहीं है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चीज़ों का, बेसिक बेसिक्स आइडिया लेंगे जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सफिशियंट हो। तो हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम को कब बोला जाएगा, जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई। कौन कौन सी तीन कंडीशन है,
पहली कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरी कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम और तीसरी कंडीशन क्या है, केमिकल। ये याद रखेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो सिस्टम है हमारा वो हमारी तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी तीन कंडीशन थी? पहली कंडीशन जो हमने लिखी वो क्या थी? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम के अंदर और सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना। वो हम लिख लेते हैं एक बार, नो अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अगर किसी भी तरीके का अनबैलेंस्ड फोर्स है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो वो हमारे इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर। फिलहाल के लिए इतना सफिशियंट है, इसे याद रखना। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इट स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी नो टेम्परेचर डिफरेंशियल विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें, सिस्टम के हर अलग अलग हिस्से का या हर कंपोनेंट का टेम्परेचर और सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर सिस्टम 20 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग भी 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है? तो हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हमारा सिस्टम 30 डिग्री पे है और सराउंडिंग भी 30 डिग्री पे है तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब क्या है? बाय द टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम वी मीन किसी भी तरीके की अनबैलेंस्ड या किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सिस्टम के खुद के अंदर और सिस्टम और सराउंडिंग के। क्लियर? किसी भी तरीके का डिफ्यूजन या कोई भी ऐसा रिएक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या फिर सिस्टम के अंदर अगर नहीं हो रहा होगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? केमिकल। अगर कोई सिस्टम इन तीनों के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन को, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को और केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन, तब उस सिस्टम को बोला जा सकता है कि वो कौन सी हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है अपने सराउंडिंग के साथ। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मान लेते हैं हम कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है, या फिर एनीथिंग अदर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 28 25 भी हो सकता है या 50, जो आप सोचना चाहें वो है। अगर ऐसा हो गया तो भी सिस्टम की स्टेट क्या कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा? हमारी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए तीनों के तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मूविंग ऑन, हम बात हमने अभी तक क्या बात किया? सिस्टम की बात की, सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया और सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और हमने ये पढ़ा कि स्टेट किसे बोला जाता है, कि जब प्रॉपर्टीज की वैल्यू कुछ फिक्स हो जाएगी, सारी थर्मोडायनेमिक वैल्यू, तब सिस्टम को क्या बोला जाएगा? सेट टू बी ए स्टेट। क्लियर? ज्यादातर अगर आप लोग रिकॉल कर पाए, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चार्ट्स का या कुछ प्लॉट्स का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला प्लॉट है हम। क्लियर? स्टेट क्या होगी सिस्टम की? जब प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है? पी यानी प्रेशर भी एक प्रॉपर्टी है, वी से मैंने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम भी क्या है? हमारी एक प्रॉपर्टी। यहाँ कहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर प्रेशर कितना है? अगर इसको मैंने बोल दिया 1, यहाँ पर प्रेशर कितना है? P1। वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे? प्रॉपर्टीज की एक फिक्स वैल्यू हो गई, तो ये हो गई एक स्टेट। क्लियर? नाउ जब भी सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा?
चेंज ऑफ स्टेट होगा। इंटरेक्शन की जब हम जिक्र कर रहे थे तो मतलब सिस्टम सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर क्लोज सिस्टम है तो वहां पर एनर्जी इंटरेक्शन होगा, अगर ओपन सिस्टम है तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी इंटरेक्शन भी हो सकता है और उसके साथ साथ हो सकता है मास का इंटरेक्शन। फिलहाल के लिए हम लोग क्लोज सिस्टम को ही स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के लिए। तो मान लेते हैं सिस्टम ने अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट किया, क्या पॉसिबिलिटी है, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करके थोड़ी देर बाद फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी इस पॉइंट टू। यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, प्रेशर की वैल्यू हो गई P2, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई। तो whenever a system executes change of state, और अगर उस चेंज ऑफ स्टेट का पाथ क्लियरली सेट हमें स्पेसिफाई होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एक प्रोसेस बोला जाएगा। या सीधे शब्दों में अगर हम बात करें, दिस चेंज ऑफ स्टेट जो मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। क्लियरली डिफाइन करने से मेरा मतलब क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। इस सिस्टम को 1 to 2 जाना था ना, यहाँ से 1 से 2 तक जाना था, तो ऐसे भी तो जा सकता था, जैग मैनर में जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, इजीली जा सकता है। क्लियर। लेकिन अगर ये पाथ क्लियरली सेटिस्फाइड, क्लियरली स्पेसिफाइड होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक प्रोसेस बोला जाएगा। हमें फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें या फिर अगर हम सेकंड लॉ की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, या जीरोथ लॉ की बात करें, तो इन्हीं प्रोसेस के बारे में ही हमें स्टडी करना है पूरे सब्जेक्ट में। प्रोसेसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और इन प्रोसेसेस के अंदर जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज की क्या क्या वैल्यू होती है, या फिर प्रॉपर्टीज के इंटर रिलेशनशिप के बारे में ही हमने पढ़ना थ्रू आउट हमारे सब्जेक्ट में। भले हम बात करें अभी थर्मोडायनेमिक्स की, या फिर हीट ट्रांसफर में भी हमें ये प्रोसेसेस, और रेफ्रिजरेशन में भी ये प्रोसेसेस एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस की, तो इनके ऊपर अभी से थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा यूजफुल रहेगा। प्रोसेसेस के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। प्रोसेसेस कितने टाइप की होंगी, सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है उनको एक बार जिक्र कर लेते हैं। पहली प्रोसेस क्या है हमारे पास, इट इज कॉल्ड एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, बार किसका यूनिट है, हमारा प्रेशर का। तो आइसोबारिक कैसी प्रोसेस हो गई, इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फिर उसके बाद दूसरा जिक्र आया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, थर्मल स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, तो इट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर हमारे पास कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हम बोलते हैं हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को। के अलावा हमारे पास एक आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी आ जाएगी, या फिर उसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं, अगर आप लोग रिकॉल कर पाए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर। हमें क्या करना है, इन सभी प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में, इनका पीवीटी रिलेशन क्या रहेगा उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा यहाँ पे। इसको पढ़ने से पहले एक चीज को हम डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या है कि पाथ फंक्शन क्या होता है और पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होगा, अब हम मान लेते हैं कोई पीवी प्लॉट हमने यहाँ पे ड्रॉ की, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे P1, वॉल्यूम कितना था V1। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी थी P2, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे V2। अब पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो पॉइंट फंक्शन है। क्या मतलब है उसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब क्या है, मान लीजिए सिस्टम 1 से 2 गया, कई रास्ते हो सकते हैं 1 से 2 जाने के, तरीके से भी जा सकता है सिस्टम, इस तरीके से भी जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर सकता है, या फिर कोई ऐसा अब्रप्ट पाथ भी ले सकता है 1 से 2 तक जाने के लिए। क्लियर। किसी भी रास्ते से जाए, पॉइंट 1 पे प्रेशर की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, E1 रहेगी, वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। पॉइंट 2 पे प्रेशर की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा P2 रहेगी, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा P2 रहेगी। ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एंड कंडीशन के ऊपर निर्भर करती हैं, पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करती, उन्हें क्या बोला जाता है, पॉइंट फंक्शन बोला जाता है। ये हम याद रखेंगे कि जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं हमारी, वो सारी की सारी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन के अलावा एक और चीज हमारे पास, एक और डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, वो है पाथ फंक्शन।
पाथ फंक्शन क्या है वो इसकी हेल्प से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पाथ फंक्शन वो जो डिपेंड करेगा कि 1 से 2 तक जाने के लिए आपने कौन सा पाथ या रास्ता फॉलो किया। ये हम लोग जानते हैं, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, एक शॉर्टकट इजी रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोग पढ़ते आए हैं, वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर, जो वर्क डन है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए आपको 1 से 2 तक जाना था। 1 हमारी इनिशियल स्टेट है और 2 हमारी क्या है, फाइनल। तो वर्क डन मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इसके बराबर है वर्क डन इज द एरिया अंडर द पीवी। मतलब वर्क डन कितना हो गया यहाँ, इज योर वर्क डन। यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर अंडरस्टूड। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मान लेते हैं कि हमने हमारा जो पाथ है वो 1 to 2 जाने के लिए इस पाथ को मैंने फॉलो किया। अगर मैं इस पाथ को फॉलो करूंगा 1 to 2 जाने के लिए, सिस्टम लास्ट कंडीशन में हमने क्या लिया था पाथ, एरिया अंडर दिस कर्व था। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर 1 to 2 में गया इस पाथ के थ्रू या इस रास्ते के थ्रू, तो वर्क डन हमने क्या लिखा था, वर्क डन क्या है हमारा, एरिया अंडर प्लॉट। यहाँ पे अगर मैं इस पाथ से जाऊंगा तो वर्क डन कितना हो गया, कुछ बढ़ गया या घट गया पिछली कंडीशन से। तो क्लियरली देख सकते हैं कि वर्क डन क्या हो गया, पिछली कंडीशन के मुकाबले बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट 1 पे या हमारी इनिशियल स्टेट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, अभी भी V1 ही थी और फाइनल पे भी क्या था। लेकिन 1 से 2 तक जाने में मुझे वर्क डन ज्यादा करना, तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। पहले जाने में क्या करना पड़ रहा था, कम एनर्जी लगानी पड़ी। अब एक और केस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये है वर्क डन ड्यूरिंग द ओरिजिनल प्रोसेस और फर्स्ट केस। तो एक और प्लॉट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर अगेन 1 to 2 हम लोग गए इस रास्ते से, दिस इज 2 1 1। नाउ अगेन द वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन को हमने क्या डिफाइन किया, एरिया अंडर द कर्व। क्लियरली देख सकते हैं कि 1 से 2 तक जाने के इन्फिनिट पाथ हो सकते हैं, और हर पाथ पे अगर हम जाएंगे तो पाथ के अकॉर्डिंगली हमारा वर्क डन क्या होगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं, दे डिपेंड अपॉन द एंड कंडीशंस। और जो हमारे वर्क डन या एनर्जी इंटरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ फॉलोड के ऊपर। क्लियर। तो ऐसी चीजों को जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पाथ फंक्शन बोला जाता है। ऐसे पैरामीटर्स दो ही हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंस के, जिनको हम याद रखेंगे। कौन कौन से, हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, और जो वर्क ट्रांसफर या वर्क डन है वो भी क्या है, पाथ फंक्शन। तो हम ये हमेशा याद रखेंगे कि वर्क कितना करना पड़ेगा 1 से 2 तक जाने में, इस पे निर्भर करेगा हमारा कि हम पाथ कौन सा ले रहे हैं। पाथ कौन सा हो सकता है, ये लास्ट स्लाइड में हमने जिक्र किया था, कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू भी जा सकते हो आप, प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आज का हमारा लेक्चर का कंटेंट यहीं तक का रहेगा। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर।